हेलो दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? दिस इज आशुतोष गौतम। किस किस की आज पहली क्लास है दोस्तों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। किस किस की पहली क्लास है आज? वेरी गुड। पीके, एमआर, आरएस, एएम, एमजी, केपी, बहुत सारे लोग आए हैं दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है। ये सेशन जो है बहुत ब्यूटीफुली प्लान किया है आप लोगों के लिए। हाय एएस, तुम लोग अपना नाम भी लिख दोगे ना चैट में तो मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाऊंगा ना, अच्छा लगेगा। जैसे ओ एन और पीडी बोलने में मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा। आयुष्मान, ओके। ए का मतलब मैं आयुष्मान समझूंगा, आप पीके का मतलब पारुल। अभी तक मैं आमिर खान समझ रहा था, मगर अब मैं ओके। अब इतने सारे नाम थोड़ी याद रहेंगे, ठीक है। कुछ तो याद रखूंगा मैं। सौरभ, विशाल, आशुतोष, अच्छा ये जरूर याद रहेगा। मेहुल मोदी, ओके। राहुल, ओके ओके। चलो चलो चलो, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। आप लोगों के लिए ब्यूटीफुली प्लान सेशन है जिसमें अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझेंगे। थोड़ी सी मैं अपनी ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि जब हम बहुत सारा पढ़ रहे होंगे, जब अपन अलग से माइक्रो कोर्सेज पढ़ रहे होंगे और मेन कोर्सेज जब आ रहे होंगे, तो किस तरीके से ये क्लासेस आप लोगों के लिए डिफरेंट होने वाली है, ये सब बातें अपन करेंगे। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि अपने पास समय का अभाव रहेगा। तो हमारे टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूपीएससी नेमिंग एंड जीओसी। जीओसी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, 17-18 लेक्चर लेता है, लेकिन यहां अपन को जल्दी से जल्दी करना है। बाकी सारी बातें अपन करेंगे, अपने पास समय नहीं है ना। सिर्फ ये 90 मिनट, सिर्फ ये 90 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो सिर्फ यही 90 मिनट है आपके पास, 90 मिनट्स। और शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। तो मेरा नाम है आशुतोष गौतम दोस्तों, कोटा से हूँ। हेलो 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 दोस्तों, सब लोग हेलो। और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, और इन सब जगह मैं पढ़ा चुका हूँ, अपनी सेवाएं दे चुका हूँ, और अब आ चुका हूँ अमेजोन एकेडमी पर आप लोगों के लिए। केवी आई स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। हाय अमर, अमर हाय अमर, गुड इवनिंग आर आर। वाह आर आर, तुझे सब पता है, मतलब सब कुछ खोज के लाया तू। अच्छा इधर लिखा ही हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये बातें अपन अलग से कर लेंगे, है ना। अभी अपन शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि अपन कहानी शुरू करें, दोस्तों कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंप्लीट लेक्चर देखना है, अगर आपको इस पूरे लेक्चर का पूरा आनंद उठाना है तो आपको लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। अटेंड ऑल क्लासेस एंड सी रिकॉर्डिंग इन केस ऑफ क्लास वॉज मिस्ड। अगर मिस हो गई है आपकी क्लास, हेलो सोहम, तो आपको जो है वो रिव्यू, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको आपको देखना है ना। क्लास इससे पहले कि आप कुछ टॉपिक पढ़ के आए हैं, लेट्स सिर्फ जीओसी पढ़ने आएंगे, तो ऑब्वियसली 90 मिनट्स में जीओसी का मतलब तुम समझ रहे हो बहुत फास्ट होने वाला है। तो ये पहले से आपको तैयार होना चाहिए, और संस्कारी नजर आना है हमें एक दूसरे के लिए। तो बी पोलाइट विद योर पियर्स एंड टीचर्स ऑन चैट, नेवर स्पैम इन द क्लास और यूज अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज, एंड यूज माई डाउट सेक्शन टू आस्क डाउट्स रिलेटेड टू क्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। ये तो हमारे एटिकेट्स हैं ही, हम इंडिया में हैं दोस्तों, एटिकेट से भरपूर। यस, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर ऑफ जीओसी दोस्त, एसआर। शुरू करते हैं हाँ? तो इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं ब्यूटीफुली। सबसे पहले मैंने प्लान किया इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ, एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना आप ऑर्गेनिक की परिकल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद नॉमेनक्लेचर की कुछ चीजें बताऊंगा, इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन, रेजोनेंस इफेक्ट एप्लीकेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसआईआर, एसआईपी। आप सोच रहे होंगे इतना सारा कैसे कवर हो सकता है। this lecture of 90 minutes will cover, be sanskari, yes, will cover all these topics through questions, through some tricks and all, ठीक है। एमपी मेरे बेटा, है ना, दिस इज अ रिवीजन सेशन, तो आपको पहले से कुछ आना चाहिए, ऑब्वियसली आता होगा। चलो,
तो दोस्तों ये कोर्सेज आपके रहते हैं और सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शुरू कर रहे हैं, है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का देखो एक कन्वेंशनल आप पढ़ के आएंगे, H प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाय 2 C प्लस 1, और ये वाला फॉर्मूला आप DU का पढ़ के आए होंगे दोस्तों। पूरी दुनिया इसे पढ़ाती है मगर हम इसे नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये DU का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला पूरी दुनिया पर अप्लाई नहीं होता है ना। अगर आपको नई चीजें पढ़नी है और बिल्कुल वैसी चीजें पढ़नी है जिससे कि आप सारे सवालों को सॉल्व कर पाए, तो आप जुड़ सकते हैं इन लेक्चर्स के साथ। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अपन कैसे निकालें, है ना। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझाने का मतलब नहीं है, आप जानते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स निकालने का तरीका। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक सवाल पूछता हूं जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा। लेट्स से एन एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन, कैन यू टाइप what is the degree of unsaturation of benzene? Yes, 4. Have you calculated? 3 for pi bond and 1 for ring, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। Yes, beautiful, beautiful दोस्तों, है ना। When structure is given, it is easy to identify. You need to calculate just pi bond and number of rings. मगर यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर थोड़ी 3D स्ट्रक्चर आ जाएगी तो। लेट्स से एन एग्जाम्पल आपको ये पूछ लिया जाए कि what is the degree of unsaturation of this? What is this? What is this? What is this? What is this? अगर मैं तुमसे पूछूं what is the degree of unsaturation of this? GC, I'll speak in English and Hindi both. Yes, Z का आ रहा है 6, 5, 12, 7, ओ माई गॉड, NaCl 6, 1। हाँ, 6 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने 6 फेसेस लिखे, है ना। सो दिस इज रॉन्ग, द आंसर इज 5। इसका मतलब अगर आप डायरेक्टली सिर्फ इस पर आंसर कर देते हैं तो आपके आंसर गलत आ सकते हैं। तो आंसर करने की व्हाट इज द निंजा टेक्निक आखिर? यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आंसर इज 5। बहुत सारे लोगों को आता है, SI ने आंसर किया 5, तो 5 है इसका आंसर। कैसे निकाला? तो मैं क्या करूंगा इसको बहुत ही आसान से, अगर मैं गलत नहीं करना चाहता तो मैं इसको C8H8 में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर अब मेरे लिए आसान होगा इसको रिलेट करना एल्केन के रेस्पेक्ट में। तो अब ऐसे सवाल दुनिया भर के फॉर्मूले बन सकते हैं, कैसे अपन कैलकुलेट करें। तो ये है एक्सक्लूसिव मेरी ट्रिक जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपको ऐसा करना है तो आप उसे फॉर्मूले में तब्दील कर दें, कभी गलत नहीं होगा, चाहे कैसी भी 3D स्ट्रक्चर आ जाए। और उसके बाद इसको कैसे निकालें? तो कॉन्ट्रीब्यूट सम ऑफ, फॉर्मूला है DU का, सम ऑफ contribution of each element divide by 2 plus 1. Now what is the contribution of element? तो contribution निकालना है, तो contribution निकालने का तरीका है, ध्यान से देखें, contribution निकालने का तरीका है valency minus 2. The contribution of each element is valency minus 2. मेरे दोस्त ऐसे चाहिए, नीट का हो चाहे जेई का हो, ये तो बेसिक है, GOC आप सबके लिए है ना। तो ये एक एक्सक्लूसिव है दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारी कितना ही बड़ा अगर आपको दे दिया जाए स्ट्रक्चर तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं C8H8 का निकालना चाह रहा हूं तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन। अगर मैं कार्बन का कंट्रीब्यूशन यहां निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वैलेंसी 4 - 2, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन इज 2। तो इसका मतलब 8 इंटू कार्बन का कंट्रीब्यूशन 16 माइनस हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 - 2, दैट मीन्स -1। तो इसका मतलब यहां आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन -8, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे अपन, कंट्रीब्यूशन हो गया हमारे पास सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट डिवाइड बाय 2 + 1। तो अगर मैं फॉर्मूला फॉलो करता हूं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया है दोस्तों कि अगर आपको अब ये फॉर्मूला जो पूरी दुनिया पढ़ाती है इसको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट हमें पता हो और दैट इज वैलेंसी -2, तो हम किसी भी
कंपाउंड का, किसी भी स्ट्रक्चर का क्या निकाल सकते हैं, डी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट डी बाय दिस फॉर्मूला, sum of the contribution of each element divided by 2 plus 1. What is the contribution of each element? Valency minus 2, valency of carbon is 4 minus 2, तो contribution of carbon is 2 and contribution of hydrogen is minus 1. For an example, what is the contribution of nitrogen? Type और मुझे बताओ कि what is the contribution of nitrogen? अगर फॉर्मूले में नाइट्रोजन आता है तो व्हाट वुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ नाइट्रोजन टू कैलकुलेट डी यू? यस, ब्यूटीफुल। ऐसो विल नॉट कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला बिकॉज इट इज लिमिटेड। अगर फॉस्फोरस आ गया तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यस, नाइट्रोजन इज वैलेंसी 3 minus 2, तो द कंट्रीब्यूशन इज 1। तो इफ यू नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर फॉस्फोरस आ गया, फॉस्फोरस हैज वैलेंसी 5 and 3। अगर सल्फर आ गया, the contribution can be 6, 4, 2. So what would be the contribution of phosphorus? Valency minus 2, 3. It might be valency 3 minus 2, तो contribution differ कर सकता है। सल्फर के केस में it might be 4, it might be 2, it might be 0. In case of oxygen 2 minus 2, 0. तो अगर तुम उस फॉर्मूले को देखोगे C+1 H plus X minus N डिवाइड बाय 2, अगर ये फॉर्मूला तुम देखोगे तो इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। वो क्यों ऑक्सीजन नहीं है? प्रूव होता है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन क्या आता है दोस्तों? 0। समझ में आ गया तुमको? समझ में आ गया? एमपी डिटेल में बात करेंगे आज, हमको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। जस्ट आप याद रखें कि ऐसा होता है ना। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इसका डी निकाल सकते हो मेरी ट्रिक से? सीधा फॉर्मूला देखा और आंसर कर सकते हैं। अब वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दोस्तों अपन को जहां पर फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट नीड टू नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। गाइस फास्ट, व्हाट इज द डी ऑफ दिस फर्स्ट वन? अगर फॉस्फोरस आ गया तो नहीं लगेगा, समझ रहे हो तुम? अगर फॉर्मूले में फॉस्फोरस आ जाएगा तो नहीं लगेगा ना। अगर मान लो बोरोन आ गया तो कैसे निकालोगे? समझ रहे हो? 5 आ गया। लेट्स अब चेक करते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन? 2। दैट मीन्स 12 minus 5। नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन इज 1, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन इज 0 डिवाइड बाय 2 plus 1। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो इसका मतलब आंसर वुड बी व्हाट? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 7 आ गया क्या? जल्दी बोलो। 12 minus 5 plus 1 plus 0 divided by 2 plus 1. This is divided by 2 plus 1 like this. 5 आ गया ना? वेरी गुड। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हम निकाल के आए कि दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट इट कैन रिप्रेजेंट अ क्यूब एंड दिस इज 5। अब अगर आपको ये पता है तो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस? अगर आप लोग प्रो हो ना मेरे दोस्तों तो आप इसका आंसर कर सकते हो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 75, वेरी गुड, शाबाश। इसका हम कैलकुलेट कर चुके दोस्त, इसका हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये है, अब आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज फिनाइल एंड दिस इज CN। जल्दी से बताओ, फिनाइल का मतलब तुम समझते हो? दिस इज फिनाइलिक ग्रुप, तो दिस इज अटैच्ड। और इसका DU कितना होता है हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके आए थे 4। और CN में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 2। तो इसका मतलब 5 तो हो गया इसका, इस पार्ट का 5, इस पार्ट का हो गया 2 और इस पार्ट का हो गया हमारे पास 4। तो यस, वेरी गुड PGAR, आप सबने निकाल लिया है। तो इस तरीके से अपन जो है वो किसी भी सवाल का आंसर कर सकते हैं। एक सवाल और देना चाहता हूं मैं, इसलिए देना चाहता हूं ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप लोगों को ये सवाल आ चुका है। लेट्स हैव एन एग्जांपल, कितना ही बड़ा सवाल आ जाए। C21H36N7O16 और इसके साथ अपन ले लेते हैं O16 के बाद P3 और S। इसका हमको निकालना है DU और मैं यहां दे रहा हूं फॉस्फोरस जो है वो पेंटावेलेंट है।
पेंटावेलेंट क्यों? वैलेंसी क्यों पता होना चाहिए? जहां पर वैलेंसी वेरी कर रही हो वहां पर हमें वैलेंसी पता होना चाहिए, वरना फिर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता लगेगा। इसका मतलब हमको समझ में आ गया, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, दैट मीन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 3। सल्फर बाईवेलेंट है, मतलब 2 - 2, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है 0। तो जल्दी से बता दो मुझे क्या होने वाला है इसका आंसर। सीधे आंसर कर सकते हैं, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 2, इसका मतलब दिस इज 42 - 36 + 7, ऑक्सीजन का 0, फॉस्फोरस का पेंटावेलेंट है इसलिए कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी 3, तो 3 3 = 9। सल्फर बाईवेलेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन 0, दैट मीन्स डिवाइड बाय 2 + 1। व्हाट वुड बी द आंसर? AR ने आंसर किया, ब्यूटीफुल आंसर 12। यस यस यस, आंसर वुड बी 12। अब सोचो तुम, अगर मैं यहां से लेकर और तुम्हारे घर तक का फॉर्मूला बना दूं और जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का अगर सिर्फ मुझे वैलेंसी पता हो तो मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकता हूं। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सबसे पहले मैं क्यों पढ़ाता हूं, समझना इस बात को। जब भी क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक में तो वो क्या करेगा, वो किसी भी कंपाउंड को, लेट्स से एन एग्जांपल, इस कंपाउंड को आपसे पूछेगा कि ये कंपाउंड कौन सा है, तो वो ऐसा देगा कि एक कंपाउंड ए हैज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, लेट्स से एन एग्जांपल 12। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाने में काम आता है ये तरीका। तो ये एक एक्सक्लूसिव तरीका तुम लोगों को पता लगा। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। IUPAC सिस्टम ऑफ, है ना, नॉमेनक्लेचर। पहला है हमारे पास 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, है ना। इसको 2 1 W 1 2 सिस्टम भी बोलते हैं दोस्तों। अगेन क्या हो गया मेरे भाई, अगेन क्या है, C21, तो कंट्रीब्यूशन कार्बन का कितना है 2, तो 42 माइनस H का कंट्रीब्यूशन -1 है 36, नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है 1 तो +7, ऑक्सीजन का 0 होता है, फॉस्फोरस की वैलेंसी पेंटावैलेंसी दे रखी है, इसका मतलब वैलेंसी 5 है तो वैलेंसी -2 किया होगा तो कंट्रीब्यूशन 3 आया होगा, इसलिए वहां पर 9 आया, डिवाइड बाय 2 + 1। AN अभी हम SN1 SN2 E1 E2 की बात नहीं कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, है ना। तो अब बात कर लें IUPAC सिस्टम की। तुम जानते हो कि ये बेस्ड है 21W12 पर, 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो किसको बताता है हमारे पास, लेट्स हैव एन एग्जांपल, जैसे कि मेरा नाम है, मेरा नाम भी बिल्कुल IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरह ही चलता है, 21W12। कैसे, लेट्स हैव ऑर्गेनिक फैकल्टी पंडित श्री आशुतोष कुमार गौतम, अगर ऐसे लिखा जाए तो ये सारी वैल्यूज जो है वो किसको बताएगी, ये सारे नाम किसको बताने वाले हैं, IUPAC सिस्टम को बताने वाले हैं। HP क्या, क्यों, कैसे, उसके लिए डिटेल चाहिए मेरे भाई। यहां हम 20 लेक्चर का आधे 90 मिनट्स में कर रहे हैं तो सारे सवालों का जवाब नहीं होगा, है ना। कुछ सवाल रोक के रखने पड़ेंगे जो डिटेल सेशंस में दिए जाएंगे। भगवान पे भरोसा रखो, है ना, ठीक है। तो ये है आज का ज्ञान, A का G। जब भी कुछ स्पेशल आएगा आपको तो उसमें मैं दूंगा अपना नाम, ताकि तुम लोग याद रखो कि मैंने दिया था। थोड़ा सा मैं भी सेल्फिश हो जाता हूं यहां पर। तो A का G, आज का ज्ञान क्या है दोस्तों, कि लेट्स से एन एग्जांपल, ऑर्गेनिक फैकल्टी, ये किस बात को बता रहा है, ये बता रहा है मेरी, ये किसको, स्ट्रीम को, है ना, ये किसको बता रहा है, मेरी ब्रांच को। तो इसका मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है वो किसको बताता है दोस्तों, ब्रांचिंग को, है ना। तो सोचो तुम, मेरा नाम भी IUPAC के अकॉर्डिंग लिखा गया है। हाँ, नोट्स मिलेगी दोस्त, BK, है ना। पूछते रहो पूछते रहो। 1 डिग्री प्रीफिक्स किस बात को बताता है, लेट्स से 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये तो साइड चेन या ब्रांचिंग को बताता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स किस बात को बताएगा, ये बताएगा इट इज अबाउट नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। जैसे कि पंडित होना इस बात का प्रतीक है कि मेरे घर में पंडिताई चलती होगी, खानदानी, तो इसका मतलब ये मेरे पेरेंट की कार्बन चेन को, या ये मेरी पेरेंटल चेन को बताता है कि मैं पंडित हूं, तो मेरे पुरखे भी पंडित रहे होंगे, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो अगर मान लो मैं बात करूं इसकी, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, तो ये जैसे पंडित है तो इसका मतलब ये किसको बता रहा है, हमारे पास नेचर ऑफ पेरेंट बता रहा है। समझ में आ गया, बोलो बोलो बोलो, बोलते रहो, है ना। और वर्ड रूट तो मेरा आशुतोष है ही। 1 डिग्री प्रीफिक्स कुमार इस बात को बताता है कि सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन, इट टेल्स अबाउट सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। दोस्तों, जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब हमारे नाम में कुमार लगा हुआ होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारी शादी हो जाती है तो फिर कुमार हट जाता है।
तो इट टेल्स अबाउट सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। हाउ टू फाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का तरीका है दोस्त, वैलेंसी पता होना चाहिए एलिमेंट का, वैलेंसी -2। ठीक है, थैंक्स आ रहे यार, थैंक यू। ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली है। और गौतम, ये क्या है? गौतम क्या है मेरा? कोई बताएगा मेरा गौतम नाम के नाम में गौतम क्या क्या महत्व है? कोई बताएगा? आशुतोष, गौतम की बात करें तो क्या है मेरा सरनेम? ये मेरा क्या है? सरनेम है ना, ये क्या है? मेरा सरनेम। तो इस तरीके से दोस्तों ये सरनेम मेरी फंक्शनैलिटी को बताता है। तो इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके से आईयूपीएससी सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा, देखो सोचो, मेरे घर वाले ने भी मेरा नाम जो है वो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रखा था। ये सारी ट्रिक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये जो चीजें सामने लिखी हुई है ना, कि अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो तो किस तरीके से आपको याद करना पड़ता है, प्रीफिक्स सफिक्स। आपको सबसे पहले तो ये सीरीज याद होनी चाहिए एज इट इज। तो ये सीरीज कैसे याद होगी, उसके लिए हमने कुछ बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल ट्रिक्स बना रखी है। थैंक्स बीके, बहुत बढ़िया ट्रिक्स बता रखी है, मगर वो रेगुलर क्लासेस में आएंगी, क्योंकि अब आज तो अपनी पहली क्लास है। तो मैं ये जो आपको याद करने का होता है, इट टेक्स ओनली 2 मिनट टू रिमेंबर, है ना। सिर्फ 2 मिनट में आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे ही याद हो सकती है। इट टेक्स ओनली 2 मिनट। हाँ एमपी बोलो। हाँ एग्जाम में फोड़ देंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे दोस्त, बस तुम साथ रहो, तुम साथ हो सब साथ में रहेगा, है ना। हाँ अब चलो शुरू करते हैं फटाफट कुछ सवालों का सिलसिला। अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो बिल्कुल, उसके बाद फिर जल्दी से अपन को जीओसी की तरफ जाना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक्स बीके। हाँ बोल वाईपी क्या है, मैं बताता हूं ना। चलो पहला इस सवाल की बात करते हैं, जल्दी से सवाल पर आओ, जल्दी से, है ना। तो व्हाट इज दी सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कि हमारे पास क्या ना हो, जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो। हेट्रो का मतलब होता है अदर देन कार्बन, कोई एटम अगर साइकिल का पार्ट हो तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वो तो ठीक है। जल्दी से बताओ फटाफट कौन है ऐसा जो सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक है। अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मेरे भाइयों, ये सैचुरेटेड तो है, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? ये सैचुरेटेड है एंड होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक हुआ ना। हमें चाहिए हेट्रोसाइक्लिक। कोई तो बोल दो यार बी प्लीज। इसका आंसर बी है, प्लीज बी लिख दो, मुझे अच्छा लगेगा। अबे सी क्यों बोल रहे हो? आंसर बी है। अबे बी है ना, हेट्रोसाइक्लिक मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमें चाहिए सैचुरेटेड, तो वो कौन हो जाएगा हमारे पास? ये हेट्रोसाइकिल, नाइट्रोजन आ गया ना, नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ द रिंग, है ना। बस स्पैम नहीं करना। आंसर इज बी, मुझे पता है तुम बदमाशी कर रहे हो। अब चलो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी। ये बहुत अच्छा सवाल है, आई रियली अप्रिशिएट अगर आप इस सवाल का जवाब देते हो तो। जल्दी 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 बताओ। मैं ऑफ कर रहा हूं, और अब तुमको जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दो, कि फिर उसके बाद अपन जीओसी की तरफ बढ़ेंगे जल्दी फटाफट। तो मुझे जल्दी से बताओ कि इसका क्या आंसर होने वाला है। हाय 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 हाय, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो तो अब यहां देखें, अगर इस कंपाउंड का मुझे नाम देना है तो मैं कैसे दूंगा, जरा ध्यान दें। इसका नाम मुझे देना है तो सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब हमें ये प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और अगर मुझे इसका नाम देना होता तो मैं इसका नाम कैसे देता, जरा समझना। बी आ गया, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजीन। कार्बन काउंट नहीं होता तो इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें हमारे पास ये पार्ट और जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इसका नाम हो जाएगा दिस इज 1, दिस इज 2, और ये हो जाएगा हमारे पास फिनॉक्सी,
और इसको बोलेंगे कार्बोनिल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 फिनॉक्सी कार्बोनिल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो क्रांति, क्या हाल है मेरे भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा। पीएस ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़े। बोलो 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 बोलो। चलो अब आते हैं अपन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है बॉन्ड क्लीवेज। कोई मुझे बताएगा बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके का होता है दोस्तों। एक तो होता है होमोलाइटिक, और एक होता है हमारे पास कैसा? हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब होता है, होमोलाइटिक का मतलब होता है कि बॉन्ड टूट रहा है, और वो ऐसे टूट रहा है, होमोलाइसिस हो रहा है कि बॉन्ड के दोनों, लेट्स से एग्जांपल ए और बी है, अगर इसमें होमोलाइसिस होगा तो कैसा होगा कि जैसा इन्होंने बॉन्ड बनाते वक्त वादा किया था वैसा ही टूट जाएगा, और इट विल फॉर्म ए डॉट एंड प्लस बी डॉट, है ना। और हेट्रोलाइसिस में क्या होता है? हेट्रोलाइसिस में जैसे वादा किया था वैसे नहीं टूटता है ना। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। लेट्स से एग्जांपल यहाँ पर हम मान लें कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, किससे? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इसका मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? बी के पास, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए प्लस, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी माइनस। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कैटायन anions are produced by heterolytic cleavage, whereas free radicals are produced by this. Clear है? बोलो 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 बोलो। क्लियर है ना? चलो अब जाके मुझे कुछ साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है? अब जाके मुझे, ठीक है, हाँ। तो दोस्तों अब यहां से ना कहानी शुरू होती है होमोलाइटिक क्लीवेज से। दैट मींस अगर मैं बात करूं कार्बन फ्री रेडिकल की तो दैट विल बी फाउंड बाय होमोलाइटिक क्लीवेज, और अगर मैं बात करूं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की तो उसमें हमारे पास कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन ये फॉर्म होते हैं, है ना। अब कार्बोकेटायन कार्ब एनायन फ्री रेडिकल्स, इसके बारे में आप सबको पता है? समझ में आ गया? बोलो 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 बोलो, है ना। सवाल वो लिखो दोस्तों जो अपन आज आंसर कर पाए। बहुत लंबे लंबे सवाल नहीं दे सकता मैं अभी आंसर, है ना। नेक्स्ट जो है, अब सुनना, अब जो फिलोसफी बता रहा हूं वो समझना आप। कार्बोकेटायन कार्बोनायन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल, लेट्स से एन एग्जांपल CH3 डॉट, और कार्बोकेटायन मतलब CH3 प्लस, एंड दिस इज CH3 माइनस। बात समझना, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको स्टेबल करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है ना। तो दैट मीन्स दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे जाननी है, इनको स्टेबलाइज करना, तो दे आर स्टेबलाइज्ड बाय। अब मुझे बताओ, अगर कोई गरीब है तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो दे आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। एंड अगर कोई जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो उसे कौन ला सकता है वापस धरती पर? मतलब उसे अपनी धरती पर लाने के लिए, मतलब इन द सेंस उसको ज्यादा एक्सेस को उसको कम कर सकता है चार्ज, तो उसको कम कौन करेगा? तो वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। अरे बोलो 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 बोलो। अब मेरी बात सुनना, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास चार्ज की बात करेंगे, तो एक ब्रह्मास्त्र मैं तुमको दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनना। और वो ब्रह्मास्त्र क्या है कि चार्ज इज इक्वलेंट टू दुख, सोरो, ग्रीफ। तो अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज जो है वो कैसा है दोस्तों? चार्ज जो है वो दुख जैसा है ना। और हम जानते हैं, ये भी ध्यान रखना, अगर दुख है तो दुख बांटने से कम होता है ना। बिल्कुल वैसा ही है, अगर चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन इट वुड बी फेल्ट लेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड विल इंक्रीज। तो ये मेरा कंसेप्ट है दोस्तों, चार्ज इज लाइक दुख बांटने से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। क्लियर है?
तो ये आगे ध्यान रखेंगे अपन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अब यहां पर हमने कहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये आखिर क्या होते हैं? तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, और वो है हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में हमारे पास कौन कौन आ जाता है? हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, हमारे पास आ जाता है रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, और या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और टेम्परेरी में हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक। ये क्या है? ये आज का उद्देश्य नहीं है हमारा। आज का उद्देश्य हमें इंडक्टिव, रेजोनेंस या फिर मीजोमेरिक या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। आज हम बात करेंगे परमानेंट इफेक्ट की, और हमारा उद्देश्य क्या है इस बात को समझना तुम। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वी कैन स्टेबलाइज व्हाट, वी कैन स्टेबलाइज कार्बोनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो परमानेंट इफेक्ट हमारे पास है इंडक्टिव, रेजोनेंस, मीजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव की बात करें तो वो भी प्लस आई होता है, और दो तरीके का होता है, माइनस आई होता है। रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें तो वो प्लस एम होता है और माइनस एम होता है, या फिर प्लस आर होता है और माइनस आर होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो वो भी प्लस एच होता है और माइनस एच होता है। तो ये सब दो तरीके के होते हैं। याद करने की निंजा टेक्निक क्या है दोस्तों? जीवन में मुझे बताओ, जीवन में कौन सा कार्य ज्यादा अच्छा है? ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा अच्छा अप्रिशिएट किया जाएगा? व्हेन यू डोनेट समथिंग और व्हेन यू विड्रॉ समथिंग फ्रॉम समवन। मुझे बताओ कौन सा कार्य जो है वो दुनिया में महान माना जाएगा? किसी को डोनेट करना, गिविंग और स्नैचिंग। जल्दी बोलो, डोनेटिंग। यस, तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट हैं, दे ऑल आर डोनेटिंग, दे ऑल आर डोनेटिंग, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट है दुनिया में। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? डोनेशन। तो इसका मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डोनेशन है, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर बैड, दे आर विड्रॉइंग, स्नैचिंग। वाह एक वाह, तो गजब है ना। तो हम बात कर रहे हैं अब इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट्स के की पॉइंट्स की। तो इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते हैं क्या होता है। फॉर एन एग्जांपल सी सी सी, और यहां मैंने ले लिया एफ, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ हम ले लें फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ऐसा हो रहा है। तो व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द मेन कॉज, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? जल्दी बताओ क्या होगा? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ, जल्दी बोलो, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? जल्दी बोलो। वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। शाबाश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। अब देखो क्या हो रहा है कि फ्लोरीन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये कार्बन जो है वो गरीब हो चुका है, तो वो अपने भाई बंधुओं से ही इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, मगर उतना ना खींच पाएगा जितना कार्बन 1 खींच पाया। कार्बन 1 ने कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन खींचे, अब कार्बन 2 ने कार्बन 3 से इलेक्ट्रॉन खींचे। तो चार्ज जो है वो इधर से इधर, पॉजिटिव चार्ज में क्या होने वाला है? डिक्रीमेंट होने वाला है। अब मुझे अपनी बुद्धि और विवेक से मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं C1, C2 एंड C3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? C1, C2 या C3 की? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? C1, C2 या C3? बोलो 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 बोलो, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा दोस्तों? सबसे ज्यादा जो गरीब होगा वही खींचेगा। और गरीब कौन है? जो डायरेक्टली इस लुटेरे से, इस खींचने वाले से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके पास होगा? जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स C1। दैट मीन्स अगर मैं C1, C2, C3 की बात करूं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा C1, देन C2 एंड देन C3। क्या मेरी बात तुम लोगों को क्लियर हो चुकी है मेरे दोस्तों? शाबाश, है ना। एक चीज और याद रखना कि आपको कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि इनमें से कौन प्लस आई देगा, इसमें से कौन माइनस आई देगा। तो हम हमेशा ध्यान रखना कि एक तो ये सारा इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालता है,
तो अगर जब भी ऑप्शन में हाइड्रोजन आएगा तो आप उसे क्या कहेंगे कि इसका कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, इट इज रेफरेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दिस इज रेफरेंस, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला आर्य ने कि दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 से घटता जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता जाता है दोस्तों, कमजोर होता जाता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कि यार मेरे यहाँ पर नहीं है, एक बार चेक करो, आपके पॉइंट पर कुछ ना कुछ लैगिंग हो सकती है और चल रहा है तो उसको छेड़ना नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, रेफरेंस है, और रेफरेंस होने की वजह से वो आप ना उसको प्लस आई में रखोगे और ना उसे माइनस आई में रखोगे। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो हमारे पास ये ऑर्डर होता है, जरा ध्यान दें, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई। प्लस आई में हमेशा ध्यान रखें, और ये माइनस आई का ऑर्डर होता है ना। ये ऑर्डर आपको पता है, मैं ऐसा मान चुका हूं कि आपको पता है। बस मुझे जो बताना है वो ये है कि अगर आपको कंपाउंड दे रखे हो और प्लस आई पता करना हो तो प्लस आई कौन होगा। प्लस आई वुड बी आइदर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एल्काइल ग्रुप्स और SiH3 और T और D। अगर इन चार के अलावा कुछ भी है तो उसको प्लस आई में अपन काउंट नहीं कर रहे हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है ना। अगर आपको बहुत सारे कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें से प्लस आई माइनस आई कौन है, तो आप ये देख लें कि एल्काइल ग्रुप विद हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए उसमें। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो क्या है, प्लस आई है, वरना फिर वो प्लस आई नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं COO माइनस, प्लस आई है कि माइनस आई है, COO माइनस, सर ये कैसे याद करें दोस्त। इसके लिए एक माइक्रो कोर्स आएगा जिसमें GOC जो है वो 5 लेक्चर में खत्म होगी, तब हम बताएंगे आपको। T और D क्या है, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो मैंने सवाल पूछा COO माइनस क्या होता है, तो आप आंसर कर दिए हैं कि वो क्या होने वाला है, प्लस आई होने वाला है। बिल्कुल 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 सही जवाब। अब आ गया हमारे पास सवाल, मुझे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई। जल्दी बताओ इनमें से कौन सा माइनस आई का करेक्ट ऑर्डर नहीं है। अभी अपन पढ़ के आए हैं, चाहे तो तुम इधर देख सकते हो और आंसर कर सकते हो। इसमें से कौन सा माइनस आई का करेक्ट ऑर्डर नहीं है। दोस्त एक अलग से कुछ सेशन प्लान करूंगा मैं, जिसमें मैं पूरी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा। मुझे पता है आप लोग इसमें थोड़ी सी गलती कर सकते हो, मगर अगर आपने इधर देखा है तो आप आंसर कर सकते हो। NR3 का एक्सेप्शनल, ये एक्सेप्शन है दोस्तों। एक्सेप्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, मगर ये याद रखना हमेशा NR3 का माइनस आई NH3 से ज्यादा होता है ना। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज विड्रॉज मोर कंपेयर टू द न्यूट्रल वन। तो जे तो सही है, जे भी सही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये भी सही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये गलत है क्योंकि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो ये 1 पर होना चाहिए था, ये 2 पर और ये 3 पर। तो आंसर बिल्कुल CH ने सही कहा, PD ने सही कहा, और भी बहुत सारे लोग जो है वो सही लिखे थे। CH ने सही कहा कि आंसर वुड बी व्हाट, D, है ना। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल शो प्लस आई। मैंने अभी बताया तुमको प्लस आई निकालने की निंजा टेक्निक क्या है। प्लस आई निकालने की आइदर नेगेटिवली चार्ज और अल्काइल ग्रुप और SiH3 और D और T। जल्दी बता दो। अब तो मेरे हिसाब से अगर तुम मेरी ट्रिक समझ गए हो तो इस सवाल का जल्दी से जवाब दे सकते हो। RU का आंसर आया है, C KT का आंसर आ चुका है, AR का आंसर आ चुका है, RA का आंसर आ चुका है, UM का आंसर आ चुका है, NL। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, अब मुझे पता है जो भी आंसर C दे रहा है उसका क्या दिक्कत है, जरा समझना। वो C क्यों दे रहा है। C को ये दिख रहा है कि CH3 है सर, तो C होना चाहिए। दोस्त ये जो दिखा रहा है ना तुमको, अगर तुमने ऑर्गेनिक थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ा है तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्री वैलेंसी। तो इसका मतलब आपको ये कंसीडर करना है, दिस इज फ्री वैलेंसी, आपको ये कंसीडर करना है। तो दिस कार्बन इज sp2 नॉट दिस, ये कंसीडर नहीं करना है। यहां से वो किसी से जुड़ेगा, तो दिस इज व्हाट,
sp3, तो आंसर होने वाला है बी। आप इसको कंसिडर ना करें क्योंकि यहां से वैलेंसी ओपन नहीं हो रही। फॉर एन एग्जाम्पल मैं पूछूं CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ हो गया CH3, इसका प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा? तो हम यहाँ देख लेंगे कि ये एल्कीनाइल ग्रुप है। क्या है? एल्कीनाइल। एल्काइल ग्रुप तो है नहीं, एल्कीनाइल ग्रुप है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा? माइनस आई। इसको नहीं देखना, फिर जहां से वैलेंसी ओपन हो रही है उसको देखना है। बिल्कुल सही। अगला सवाल, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट का करेक्ट ऑर्डर क्या है? जल्दी बता दो। डी क्यों नहीं है? डी इसलिए नहीं है क्योंकि ये sp2 है, ये एल्कीनाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप थोड़ी है, एल्कीनाइल ग्रुप है। जल्दी बताओ, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश मेरे दोस्तों। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? याद रखना, बात हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट की। दिस इज O माइनस, दिस इज CO2 माइनस। देखो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप ज्यादा रख रहा है, तो ये पहले आना चाहिए था। तो दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड बी 3, तो ये तो गलत हो गया। और फिर O माइनस है। अब मैं तुमसे पूछूं O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस, इन दोनों में से माइनस आई, सॉरी प्लस आई किसका ज्यादा होगा? तो प्लस आई ज्यादा होने वाला है किसका? इसका, है ना। तो आंसर क्या होने वाला है? C फॉर कैलकाटा, है ना। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या आता है दोस्तों? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत सारी चीज आ सकती है, जैसे इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट। दूसरा हमारे पास आ सकता है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के काम आ सकता है। तीसरा आ सकता है कि ये बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के काम आ सकता है। तो इसका मतलब मैं यही लिख देता हूं पहले कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में, दूसरा टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सी टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, है ना। ये तीनों चीजें आपको, ये तीनों एप्लीकेशन आपको मीजोमेरिक इफेक्ट की एप्लीकेशंस भी हैं और यही हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस भी हैं, है ना। मगर यहां पर अपन शुरू कर दिए तो एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आंसर करता है। लेट्स से एग्जांपल यहां मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ले लिया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ ले लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। तो सिर्फ इंडक्टिव से भी अपन आंसर कर सकते हैं। इंडक्टिव से आंसर करें तो ABC में से सबसे ज्यादा इंडक्टिव, वैसे तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, मगर हम इंडक्टिव से आंसर करें तो आंसर ये हो सकता है। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को भी आंसर किया जा सकता है इसमें। लेट्स से एग्जांपल ये है हमारे पास फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। फ्लोरीन का माइनस आई है, और माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा। चार्ज इज लाइक दुख, बांटने से क्या होता है कि या चार्ज इज लाइक दुख, दुख कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या हो जाएगा ये? तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने दो ट्रिक बताई तुमको। चार्ज जो है वो दुख की तरह है, अगर वो कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ फ्लोरीन जो है माइनस आई लगा रहा है, इस दुख को, नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है ना। तो मैंने यही कहा, देखो अगर मैं चाहता हूं कि एक दुखी इंसान को कम दुखी कर दूं, तो डिस्ट्रीब्यूट दी चार्ज और दुख, तो दुख को क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए। तो हमारे पास क्या होता है? हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे? फॉर एन एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? जबकि सब पर चार्ज बराबर है, चार्ज मीन्स दुख, दुख सब पर बराबर है। तो मुझे बताओ कौन कम दुखी फील करेगा? जल्दी बताओ, इन चारों में से कम दुखी कौन फील करेगा? जिस पर चार्ज या दुख जो है वो बढ़ जाएगा। मुझे बताओ चार्ज या दुख किस पर बढ़ जाए? ज्यादा बटेगा। चार्ज इज लाइक दुख, बांटने से कम फील होता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन छोटू सा है,
तो इस पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। बोलो 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 बोलो। CH ने बिल्कुल आंसर किया। DP 80, GA, YB, anyone? वाह वाह वाह। Which has the largest size? Largest size means charge will get distributed more, और चार्ज इज लाइक दुख, बांटने से कम फील होता है। कम नहीं होता दोस्तों, कम फील होता है। कोई ये कह दे कम होता है तो कम थोड़ी होता है, कम फील होता है। ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब हम आंसर कर सकते हैं, चार्ज इज लाइक दुख, बांटने से कम होता है। हेलो AB। सिमिलरली फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का भी आंसर कर सकते हो आप। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ऐसा क्यों है, इसके साथ हम एक की पॉइंट भी देने वाला हूं, ब्रह्मास्त्र। अगर कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर करने के लिए वो है रिमूव H+, फॉर्म कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस, एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इट। नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। जैसे आप H+ निकालोगे जनरली ये जो है CB नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना तुमको आता है मेरे दोस्तों। लेट्स से एन एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O OH मैंने यहाँ ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर ले लिया मैंने Cl, और यहाँ ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ ले लिया मैंने F। तो मुझे बताओ जल्दी से A B C में से किस में से अगर मैं H हटाकर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करूं तो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, और मुझे बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, है ना SH? बिल्कुल सही ट्रिक है ना। थैंक्स आ रहे, मतलब एकदम दिल छू गई मुझे तेरी ये बात। तो बहुत सारे लोग आंसर करें C, तो मेरे हिसाब से तुम लोगों की तरफ ही जाता हूं, मैं जाना चाहता हूं। ऑडियंस पोल मैंने ले लिया, ऑडियंस पोल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर भी कर दिया है कुछ लोगों ने। RS ने आंसर कर दिया है कि आंसर होने वाला है टी मतलब H हटाओ, नेगेटिव चार्ज बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, तो फ्लोरीन का -I ज्यादा होगा, फिर Cl का -I होगा, और फिर इधर तो है ही नहीं, तो आंसर वुड बी CB है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, है ना। तो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, चार्जेस लाइक दुख बताया, मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर आप चाहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो H+ भगाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर दो। थैंक्स AP, थैंक्स। अभी तो बहुत आगे जाना है दोस्तों, अभी कुछ नहीं है, समझो। अब इस सवाल की तरफ बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हें जो बताया सिर्फ उसको अप्लाई करना है ना प्लीज। H+ भगाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। सिर्फ इससे अगर तुम स्टिक रहे तो तुम इसको आंसर कर पाओगे। और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा एक और ट्रिक जिससे कम से कम 100 से ज्यादा सवालों का ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है। तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसमें से क्या होने वाला है आंसर। H+ हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ एंड कंपेयर इट्स स्टेबिलिटी। डी 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 ए, देखिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास OH-, यहाँ पर आएगा हमारे पास NH2-, यहाँ पर आने वाला है हमारे पास CH3-, और यहाँ हमारे पास आने वाला है OET-। अब इन चारों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, A, B, C और D में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली अगर मैं देखूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर करूंगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा सजता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। तो आंसर होगा A फॉर आगरा। बिल्कुल सही जवाब। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। याद रखना जब भी हम बेस की बात करते हैं ऑर्गेनिक में तो लुईस बेस की बात करते हैं। लुईस बेस मतलब लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी, तो जब भी आपको ध्यान में आए बेसिक स्ट्रेंथ तो आपको देखना है लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी, और किसी को डोनेट करना है
तो ऑब्वियसली जब मेरे पास बहुत सारा पैसा प्लस आई से आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस आई से आ रहे होंगे, तो मेरा डोनेट करना कैसा रहता है, आसान रहता है। अब ये एनसीईआरटी के बहुत बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, एनसीईआरटी में पूछा, उससे एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है और उससे पूछा हुआ बहुत सारा बहुत बार पूछा हुआ ये सवाल है, और वो है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं देखें जरा। अगर मान लो मैं यहाँ ले लूँ CH, यहाँ पर हम जनरल ले लेते हैं RNH2 1 डिग्री अमाइन, यहाँ ले लिया मैंने R2NH, यहाँ ले लिया मैंने R3N, है ना, और यहाँ ले लिया मैंने अमोनिया। तो अगर मैं गैसियस स्टेट में बात करूँ, गैसियस स्टेट में, तो डोनेशन इसका मतलब हो गया कि प्लस आई जितना ज़्यादा होगा डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। तो मुझे बताओ इन चारों में से हमारे पास 1 2 3 4 गैसियस स्टेट में अगर डोनेशन एबिलिटी अगर हम जज करनी है तो क्या होने वाली है, जल्दी बताओ। डोनेशन एबिलिटी 1 2 3 4, बोलो 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 बोलो, बोलो जल्दी सोच के। 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4, इनमें से ही कुछ आंसर होने वाला है, ये तो पक्का पता है। तो जल्दी से बता दो कि क्या होने वाला है आंसर, अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का परिचय देते हुए। ठीक है, तो हमें गैसियस स्टेट में बात करेंगे तो एल्काइल ग्रुप से आंसर हो जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होगा, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो इसका मतलब जब घर में पड़ा हो सोना तो किस बात का रोना। यहाँ पर हमारे पास 3 3 प्लस आई आ रहे हैं एल्काइल ग्रुप के, यहाँ 2 प्लस आई आ रहे हैं, यहाँ 1 प्लस आई आ रहा है, और यहाँ 0 प्लस आई है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास, दिस वुड बी नंबर 1, दिस वुड बी नंबर 2, दिस वुड बी नंबर 3 एंड दिस वुड बी नंबर 4। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मगर अब ध्यान से सुनना, एक और चीज है, और इनका ऑर्डर है एक्वस फेज में। जब भी हम एक्वस फेज की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। जब आप एक्वस फेज की बात करोगे तो NH3 विल कन्वर्ट इनटू NH4 प्लस आफ्टर गेटिंग द H प्लस, it will convert into conjugate acid RNH3 plus, these are conjugate acid, it will convert into RNH2 plus, R2NH plus, and it will convert into R3NH plus। तो फिर conjugate base की stability भी कंपेयर करनी पड़ेगी और उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जिम्मेदार होगा। इसका मतलब 2-3 फैक्टर एक साथ आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं R जो है उसको क्या ले लूँ, CH3, तो एनसीईआरटी में मेंशन है दोस्तों कि अगर एक्वस फेज दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ प्लस आई से आंसर नहीं होगा, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और उस वजह से जो है थोड़ा सा कहानी बदल जाती है। और अगर मैं मिथाइल अमाइन की बात करूं, लेट्स से मैं हमारे पास यहाँ पर CH3 ले लूं, यहाँ पर 2 CH3 ले लूं, या 3 CH3 ले लूं, तो फिर हमारे पास एक्वस फेज में जो कहानी बदल जाती है वो है 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर अमोनिया मतलब 0 डिग्री। मैं 0 डिग्री मान रहा हूं इसको आंसर करने के लिए, तो 2130, तो आंसर होता है 2130। ये याद रखना, एक्सेप्शनल है। याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, निंजा टेक्निक। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको याद करने की आसान ट्रिक। 2130 को आसान कैसे कैसे, लेट्स से तुम मान लो खुद को धूम वाले चोर, क्या मान ले हम, धूम वाले चोर, तुम हो धूम वाले चोर। धूम वाले चोर इंटेलिजेंट होते हैं दोस्तों, और H जितने भी हैं इसमें, ये है, ये दीज आर बैंक्स, ये सब क्या है, बैंक है, और तुम हो धूम वाले चोर। और H का मतलब होता है उस बैंक में जितने H है मतलब उतने डोर्स हैं, क्योंकि दे लुक लाइक डोर, H लुक लाइक डोर, तो इसका मतलब जितने दरवाजे हैं वो H को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप हो धूम वाले चोर, हमें जो है वो चोरी करनी है, तो हम कैसे करेंगे, इस बैंक में, और R का मतलब होगा, यहाँ जितने भी R हैं, R का मतलब हम मानेंगे रुपीज 1 करोड़। तो ये बैंक है जिसमें 3 दरवाजे हैं और एक भी पैसा नहीं है। ये बैंक है जिसमें 2 दरवाजे हैं और 1 करोड़ रुपए है। ये बैंक है जिसमें 1 दरवाजा है और 2 करोड़ रुपए है। और ये बैंक है जिसमें 3 करोड़ रुपए हैं और एक भी दरवाजा नहीं है। बताओ सबसे पहली चोरी कहां करोगे, जल्दी बताओ। बहुत ही आसान, फिर हमको याद नहीं रखना पड़ता। जब हम ऐसी ट्रिक बना लेते हैं तो फिर हमें रटना नहीं पड़ता है। हमने मान लिया है कि अमाइंस और बैंक,
हाइड्रोजन्स आर डोर्स एंड आर मीन्स रुपीज मतलब करोड़। तो मुझे बताओ पहली चोरी कहां होगी? तो पहली चोरी होगी हमारे पास यहां पर। जब पहली चोरी यहां हो चुकी होगी तो फिर अब दूसरी चोरी की ओर बढ़ेंगे। दूसरी चोरी में ऑप्शन है हमारे पास एक ऐसा बैंक जिसमें पैसे ही नहीं है मगर दरवाजे बहुत है। क्या करेंगे वहां जाकर? यहां पर 1 करोड़ है, 2 दरवाजे हैं और यहां पर एक भी दरवाजा नहीं है, तो सेफ खेलेंगे दोस्तों, सेफ। और अगली चोरी होगी यहां पर। अब हमारे पास फिर से 2 बैंक है, एक जिसमें 3 दरवाजे हैं, घूम के आ सकते हैं मजे से आराम से, अलार्म बजेगा और पुलिस पकड़ लेगी आपको। यहां पर हमारे पास अभी 3 करोड़ रुपए, दरवाजा नहीं है, तो कोई बात नहीं, रिस्क लेंगे। यहां रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं, यहां ब्लास्ट करेंगे और कम से कम शायद 3 करोड़ ले पाए। तो अगली चोरी यहां होगी और फिर लास्ट में यहां। तो इसका मतलब आंसर हमको समझ में आ गया 2130। दोस्तों ऐसी ट्रिक्स और जानने के लिए देखते रहिए मेरे लेक्चर आने वाले, और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है दोस्तों, चीजें आसान कर लेते हैं अपन, हमें अब रटना नहीं होता है। तो अगर मिथाइल के लिए बात करेंगे तो हमारे पास 2130 मुझे रटना नहीं है, अभी आसानी से चीजें हो जाती है। रिस्क है तो वाह 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 80, वाह वाह बेटा वाह। तो ये हो गया हमारे पास अगले सवाल का जवाब। अब मैं चाहता हूं तुम जल्दी से इसको क्विकली, अब देखो अगर ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आ जाए तो एक्सेप्शनल कहकर उसको नकारना नहीं है, बहुत ही आसानी से तुम कर सकते हो आंसर। जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास है ये। बिल्कुल सही, अब तुम जान गए कि आंसर क्या होने वाला है, बॉम्बे। रेजोनेंस दोस्तों याद रखना, रेजोनेंस की ट्रिक बता रहा हूं अब, अलग अलग रेजोनेंस नहीं याद करना। रेजोनेंस सिर्फ 3 तरीके के, ए डबल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल, मार्क माय वर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होना ही चाहिए। नेगेटिव चार्ज उसका मतलब लोन पेयर होना ही चाहिए, या फिर विदाउट लोन पेयर, या फिर रेडिकल, या फिर डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा सीन बनता है तो उसमें रेजोनेंस होगा। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी पर पॉजिटिव चार्ज मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें रेजोनेंस होगा। तीसरा, ए पर वेकेंट ऑर्बिटल हो और बी पर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो मतलब लोन पेयर हो तो भी रेजोनेंस होगा, जिसको अपन बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये 3 कंडीशंस हैं दोस्तों, बस खत्म हो गई सारी कंडीशंस, सिर्फ ये याद रखना रेजोनेंस खत्म हो जाता है ना। इसको याद रखने का तरीका है, ए पर खाली ऑर्बिटल और बी पर भरा हुआ ऑर्बिटल हो, तो ए पर खाली बी पर भरा, तो इसका मतलब उसमें रेजोनेंस हो सकता है, बस खत्म। अब क्योंकि ये तो 1.5 घंटे की क्लास है तो इससे ज्यादा हम बात नहीं कर सकते कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस की, है ना। रूल्स टू ड्रॉ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं एक बात कर लूं तो लेट्स से मैं एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां मैंने ले लिया NH2, तो रूल्स क्या है? रूल्स याद करने की एक और निंजा टेक्निक, और वो है हमारी लेडर ट्रिक। यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्ज रखा मतलब लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर हम रख रहे हैं डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और यहाँ रख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर। तो बस याद रखना है, इसका मतलब यहाँ लोन पेयर और पाई के बीच में रेजोनेंस है, तो बस ऐसे याद रखो, दिस इज लोन पेयर पाई रेजोनेंस। तो किसको मूव करवाना है हमको समझ में आ जाता है, इसमें हमें समझ में आ गया कि लोन पेयर विल मूव टुवर्ड्स पाई, तो लोन पेयर विल मूव टुवर्ड्स पाई। तो 2 चेंजेस दिखाने, मार्क माई वर्ड्स, 2 चेंजेस। लोन पेयर को मूव करवाएंगे पाई की तरफ, तो 1 चेंज, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो सबसे छोटी डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास ये, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। अब इसका परिणाम हम यहां बना देंगे डबल हेडेड एरो के साथ, तो ये आ जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। समझ में आ गया? एंड में बात करेंगे दोस्तों, है ना, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी करना है तो पहले हम बात कर लेंगे नॉन पोलर जो है वो बेटर होता है कंपेयर टू दी पोलर। अगर RS की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, फॉर एन एग्जांपल दिस इज A एंड दिस इज B, अगर मुझे आंसर करना है A और B में से ज्यादा स्टेबल कौन है, झक्कास सर, झक्कास SD, वेरी गुड। तो A और B में से ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अभी हम बात करेंगे नॉन पोलर पोलर नॉन पोलर पोलर, तो आंसर हो जाएगा A इज बेटर देन B। क्यों 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 क्यों? अभी समझा गया है तुमको, तुम्हें पता है इसके पास 2 दुख हैं दोस्तों, ये भी दुख और ये भी दुख, चार्ज इज लाइक दुख, 2 दुख है
और यह है सुखी, तो इसका मतलब हमारे पास ये तो है सुखी और यह है दुखी। चार्ज इज लाइक दुख, तो इसका मतलब ए इज बेटर देन टू। समझ में आ गया तुमको, है ना। नॉन पोलर और पोलर, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर ऑक्टेट कंप्लीशन। फिर उसके बाद देखेंगे अपन क्लोजर अप्रोच ऑफ डिसिमिलर चार्जेस। इसमें भी कुछ ना कुछ पेज है और वो एक साथ नहीं बता सकता मैं। डिसिमिलर चार्जेस, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जितना पास हो उतना अच्छा होता है। और इसके बाद हम कह सकते हैं इसके साथ ही और डिस्टेंट अप्रोच ऑफ सिमिलर चार्जेस। पॉजिटिव पॉजिटिव जितना दूर हो उतना अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव जितना दूर हो उतना अच्छा। और लास्टली पॉजिटिव चार्ज जचता है किस पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और नेगेटिव चार्ज जचता है किस पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। इसको सीक्वेंशियली अप्लाई करना है, तब आप जो है वो स्टेबिलिटी कंपाउंड्स की आंसर कर पाएंगे। सीक्वेंशियली अप्लाई करना है ना। फॉर एन एग्जांपल ये, अब जैसे इस सवाल की बात करें, अगर आप प्रो हैं रेजोनेंस में, अगर आप बिल्कुल प्रो हैं तो फिर इसको आंसर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्या आप प्रो हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ। इसका ये बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है दोस्तों, सवाल पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर कर पाते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको ब्यूटीफुली आप लोगों के लिए। अगर आप इसका आंसर कर पाते हैं, इसका मतलब आप जीओसी में प्रो है मेरे दोस्तों। अरे हाँ 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 हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे, अभी अपने पास टाइम नहीं है। आंसर इज डी बी सब आ गया। ए छोड़ दिया तुमने, ए भी बताइए दो फिर, और क्या है। देखो मैंने क्या किया, सीक्वेंशियली अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रूल, पहले साल पहला, नॉन पोलर पोलर हटाओ, सारे ही पोलर हैं, ये तो रूल लगेगा ही नहीं। अगला नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑक्टेट कंप्लीशन। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पर कितने हैं, 4, 2 2। इसमें कितने हैं, 1 और 2 3 है। इसमें कितने हैं, 1 और 2 3 है। इसमें कितने हैं, 1 और 3 4 है। तो इसका मतलब ए एंड डी आर मोर स्टेबल देन बी एंड सी। ये तो डिसाइड हो गया किससे, इससे डिसाइड हो गया। अब तुम सोचो, ये तो मैं आंसर कर दिया। अब बात हो रही है ए और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अगली बार चलेंगे ए और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हमें पता लग जाएगा सी। तो चार्ज की डिस्टेंस तो सेम ही है, तो थर्ड रूल नहीं लगने वाला। थर्ड वाला, ये वाला सॉरी, ये वाला थर्ड रूल तो नहीं लगेगा, क्लोजर और डिस्टेंट। फिर चौथे पर आ जाते हैं सीधे। पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जचता है और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जचता है। तो मेरे हिसाब से अब तुमको समझ में आ चुका होगा कि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर जचता है, ना कि कार्बन पर। इसका मतलब ए इज बेटर देन डी। और यहां अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर जचता है, ना कि कार्बन पर। इसका मतलब आंसर हमारे पास हो चुका है ए, देन डी, देन सी एंड देन बी। तो आंसर हो गया, अरे बोलो 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 बोलो, तुम लोग तो प्रो हो, अरे बोलो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर तुम इस सवाल को सॉल्व कर पाए ना, इसका मतलब यह है कि आप रेजोनेंस को आप ब्यूटीफुली पढ़े हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगर आप रेजोनेंस में प्रो हैं तो फिर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है, मैं तुमको बता दूं, ये एक एक लाइन कंसेप्ट है रेजोनेंस की, सिर्फ सवाल नहीं है, कंसेप्ट है दोस्तों। समझ में आ गया, हर एक एक लाइन जो है वो क्या है, कंसेप्ट है। तो जल्दी से बताओ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जीज मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। मोर स्टेबल, मोर एनर्जी मतलब लेस स्टेबल। मोर एनर्जी का मतलब क्या होता है, लेस स्टेबल, है ना। जीवन में जहां एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेबिलिटी क्या कर देता है, कम। जैसे मैं इस कमरे में एक बच्चे को छोड़ दूं और एक बुजुर्ग इंसान को, तो 1 घंटे बाद कौन अपनी जगह ही मिलेगा, ऑब्वियसली बुजुर्ग, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी। तो दिस इज रॉन्ग, रेस्ट एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली राइट।
नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस है दैट इज एरोमेटिसिटी। हम जानते हैं एरोमेटिसिटी क्या होता है दोस्तों, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। और मुझे बताओ कौन सा हैकल रूल फॉलो करना चाहिए इसको, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा एक साइक्लिक कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, है ना, प्लेनर भी होना चाहिए, वो तो है ही, यहाँ पर भी होना चाहिए। और ये कौन सा 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करना चाहिए, है ना। नॉन एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है बहुत ही आसान। जो एरोमेटिक नहीं है, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है ना भाई। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोगों के लिए जल्दी से क्विकली होमवर्क में भी करना, और ये चीज़ें तुमको मिल भी जाएगी। और मैं लाया हूं तुम्हारे लिए बहुत सारे सवालों का पुलिंदा। और मेरे हिसाब से अगर तुम थोड़े से समझदार हो और थोड़े से चतुर हो तो जल्दी से इन सवालों का जवाब जल्दी से दे दोगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एस बी मेरे भाई ये अलग सवाल है, अभी मैं कैसे दूं इसे, जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से अगर तुम चतुर हो और तुमने बचपन में बहुत सारी चीटिंग की है तो ये सवाल ऐसे ही क्विकली तुम कर सकते हो कि कौन इनमें से एरोमेटिक है। आपको पहचानना है कि इनमें से एरोमेटिक कौन कौन है, एरोमेटिक। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इनमें से एरोमेटिक कौन है। प्लेनरिटी की बात ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, कार्बन पकड़ो या कोई भी एलिमेंट पकड़ो और उसमें sp2 और sp देख लो, अगर वो sp2 और sp है तो प्लेनर है ना। यस, अगर तुम्हें इसमें एरोमेटिक निकालना है तो मेरे हिसाब से ये सब एरोमेटिक है। क्या कोई शब्द बनता हुआ तुम्हें नजर आ रहा है। तो ये सब एरोमेटिक है दोस्तों। क्या तुम्हें मेरी बात क्लियर हो गई है। तो एरोमेटिसिटी जो है एक एप्लीकेशन हो गई मेरे भाई। प्रचार नहीं है ये, एक इनोवेटिव तरीका है तुम लोगों को आंसर करवाने का। बाकी सब में हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। याद रखना जब भी लेट्स से एन एग्जाम्पल आप कहीं भी sp3 कार्बन देख लें, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये पूछ लिया जाए ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, तो सीधा नकार दो क्योंकि ये sp3 है तो प्लेनर हो ही नहीं सकता, है ना। अब एक और चीज, एक और देखो 1.5 घंटे में तुम्हें क्या क्या नई नई चीजें मिल रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो बताओ प्रोडक्ट, ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, है ना। आई लाइक इट, आई लव इट एक्चुअली। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ इस सवाल को क्योंकि इसमें मेरा नाम है। जल्दी बताओ इस सवाल का जवाब क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट ए। यहां पर AgNO3 है, Ag को तुम ऐसे पढ़ो Ag प्लस NO3 माइनस। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। दोस्तों मैं तुमको बता दूं, अब ध्यान से सुनना, Ag और Br माइनस, या फिर मैं इसकी जगह कह दूं X। तो अगर तुम्हें जीवन में कभी भी X से छुटकारा पाना हो तो तुम Ag का सहारा ले सकते हो। Ag तुम्हारे जीवन से X को निकाल के प्रेसिपिटेट आउट कर देगा और AgX का क्या कर देगा, प्रेसिपिटेशन।
और जीवन में ये याद रखना कि कभी भी प्रेसिपिटेशन होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी जिधर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को आगे ले जाता है ली शेतरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। बोलो 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 बोलो, है ना, है ना, है ना। तो अगर जीवन में तुम्हें X से छुटकारा पाना है, चाहे वो Cl हो तो AgCl का प्रेसिपिटेट, चाहे वो Br हो तो AgBr का प्रेसिपिटेट, अगर तुम्हारे पास I है, इन तीनों X से छुटकारा पाना है तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनकर रिएक्शन आगे चली जाती है, AgBr का येलो येलो डर्टी फेलो प्रेसिपिटेट बन जाता है और AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है दोस्तों। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और ये होता है ट्रोपाइलियम आयन, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना। तो प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक होने वाला है ना। प्रोडक्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट हमारे पास कैसा होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारे पास क्योंकि और ये हमारे पास पोलर बन गया तो ऑब्वियसली पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाला है, लेस एनर्जी इसकी नहीं होगी। समझ में आ गया तुमको? क्लियर है, क्लियर है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, है ना। अब जल्दी बताओ मुझे, ये एक और तरीका है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को पूछने का, और वो ये है कि इनमें से कौन अनस्टेबल है एट रूम टेम्परेचर। याद रखना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये IIT JEE में पूछा हुआ सवाल है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं, सिर्फ ऑर्गन कैविटी में -78 डिग्री सेल्सियस पर पाए जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होने का मतलब है एंटी एरोमेटिक। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ए तो तुम बोल नहीं सकते क्योंकि ये sp3 है, और sp3 जब भी दिखेगा तो उसे नॉन एरोमेटिक घोषित कर दिया जाएगा। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है दोस्तों, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। बी को आपने कैसे पढ़ा, जब भी C डबल बॉन्ड O आएगा उसको आप ऐसे पढ़ेंगे, O माइनस और ये प्लस, तो इसका मतलब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो C भी है और B भी है, B भी है और C भी है। और इसको कैसे पढ़ेंगे, याद रखना, हर एक पॉइंट, हर एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं तुमको। इसको ऐसे पढ़ना हमेशा। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं, बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है, मुझे बताओ जल्दी से, इस सवाल का जवाब दो, क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो इसको तुम कैसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एरोमेटिक है कि नहीं। जल्दी बताओ, एरोमेटिक है या नहीं, यस और नो। आंसर यहाँ तो बी और सी हो गया। मुझे बताओ, यही सवाल वापस लिख दिया मैंने, मुझे बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। यस 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 यस। क्योंकि मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा। क्या, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं भाई? 90 मिनट की क्लास में इतनी सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, समझ रहे हैं? सिर्फ समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर डिटेल में जब आएगा तो हम बताएंगे कारण आपको, समझिएगा, है ना। चलो, रेजोनेंस एनर्जी एक और पार्ट है जो कि एप्लीकेशन है, रेजोनेंस एनर्जी। बस अब इसमें मैं ये बता सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी एरोमेटिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ ओवरलैपिंग। अगर मान लो कोई रेजोनेंस है जिसमें ओवरलैपिंग की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, लेट्स से एग्जांपल CH2 CHNH2, और यहाँ लगा दिया मैंने CH2 CH और Cl, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है और यहाँ पर भी रेजोनेंस है, मगर यहाँ पर 2p बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर 2p बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब 2p की क्वालिटी कैसी है, ओवरलैपिंग की क्वालिटी अच्छी है। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद आता है ईज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की ईज। लेट्स से एन एग्जांपल, C डबल बॉन्ड C और यहाँ लगा दिया मैंने NH2 और यहाँ लगा दिया C डबल बॉन्ड C और यहाँ लगा दिया मैंने OH। तो अब मैं बताऊँ कि दोनों ही 2p रेजोनेंस कर रहे हैं, मगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आसानी से देगा कंपेयर टू दी ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ईज ऑफ रेजोनेंस पर भी बात करेंगे। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो 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 बोलो।
है ना। अरे बोलो 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 बोलो, क्लियर है। तो रेजोनेंस एनर्जी के सवाल ऐसे किए जाते हैं। लेट्स एन एग्जांपल कंपेयर करते हैं इन सवालों को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई द पेयर विच इन विच फर्स्ट कंपाउंड हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी देन द सेकंड। दिस इज, मैं तुमको हिंट देता हूं, जल्दी से मुझे बताओ। दिस इज क्रॉस रेजोनेंस एंड दिस इज एक्सटेंडेड। This is anti-aromatic. This is non-aromatic. This is aromatic. This is non-aromatic. This has equivalent resonating structures and this has non-equivalent resonating structures. पहले वाले में ज्यादा हो। अब तुम्हें इसमें और भी कंसेप्ट मिल रहे हैं ना। बी पक्का, इस बार तो बी पक्का है यार, कुछ भी कर लो यार, इस बार तो बी पक्का होगा, सच बोल रहा हूं मैं, बी तो पक्का है ही। इसका मतलब जीओसी में अभी प्रो होने में समय बाकी है दोस्तों। एक्सटेंडेड रेजोनेंस हमेशा बेटर होता है कंपेयर टू द क्रॉस इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इक्वल। इसमें भी कहानी में ट्विस्ट है, वो अपन आगे जानेंगे जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये जानो कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो तो वन साइडेड रेजोनेंस, एक तरफा रेजोनेंस अच्छा होता है कंपेयर टू दी बाई डायरेक्शनल रेजोनेंस। तो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड एंटी एरोमेटिक तो घटिया होता है, घटिया क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें ऐसा है रेजोनेंस, इसमें हमारे पास ऐसा है। तो आंसर हो जाएगा बी डी, है ना है ना है ना है ना, है ना? समझ में आ गया तुमको। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस एक्सटेंडेड बेटर होता है देन क्रॉस। एंटी एरोमेटिक से बढ़िया है नॉन एरोमेटिक होना, और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में से एरोमेटिक बेटर है। और और क्वालिटी इक्विवेलेंट रेजोनेंस बेटर है कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है दोस्तों। इस पर एक ये सवाल पूछा भी गया है, तो ये सवाल तुमको आना चाहिए। रेजोनेंस एनर्जी का सवाल है। एनालाइज द फॉलोइंग हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एंड कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द एक्स। देखो यहाँ पर तुम्हें डेटा दे रखा है, अब मुझे बताओ यहाँ आंसर क्या होने वाला है। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एक्स, रेजोनेंस एनर्जी निकालने का तरीका है, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच थियोरेटिकल निकालो पहले तो, और फिर डेल्टा एच प्रैक्टिकल निकालो। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, जिसको जो करना है वो करने दो दोस्त। हमें यहाँ पढ़ना है, जिसको किसी को क्या ज्ञान लेके जाना है बस वो इंपॉर्टेंट है दोस्त। हम किसी को नहीं रोक सकते, ब्लॉक किया जा सकता है मगर ठीक है, जाने दो, चलने दो। यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर किस तरीके से आंसर करते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, इसको मैं समझा रहा हूँ तुमको डिटेल में, ध्यान से दें। अगर मान लो ये है हमारे पास और इसको मैं हाइड्रोजिनेट कर देता हूँ तो हमारे पास ये बन जाता है। और क्योंकि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड वीक टूटता है और दो नए CH बॉन्ड बनते हैं, तो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड अबाउट 29 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज्ड। क्योंकि यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 29 इंटू 2 माइनस, तो डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी माइनस 29 किलो कैलोरी, है ना, क्लियर। सपोज दिस वन, सबसे पहले तो मुझे इसको समझना पड़ेगा कि ये आखिर है क्या और कैसे। इस अगर मैं देखूँ तो यहाँ रेजोनेंस है, इसका मतलब इसमें कितने बॉन्ड होने वाले हैं, 5। दैट मीन्स इसका अगर मैं बात करूँ तो 29 इंटू 5 इतना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था अगर इसमें रेजोनेंस न हुआ तो। अगर इसमें रेजोनेंस न हुआ तो समझ में आ गया। तो ये कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 145 किलो कैलोरी रिलीज होनी चाहिए थी। तो आइडियली तो 145 किलो कैलोरी रिलीज होनी चाहिए थी, मगर रिलीज कितना हो रहा है, -94। तो दिस इज थियोरिटिकल और दिस इज प्रैक्टिकल। तो डेल्टा एच प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में जो डिफरेंस आ रहा है ना तुम्हारा, यही दोस्तों रेजोनेंस एनर्जी है। तो -94 माइनस 145, ये है ये हमारे पास प्रैक्टिकल और ये है हमारे पास हाइपोथेटिकल। इसको निकाल दें तो हमारे पास जो भी डेटा निकल के आएगा दैट वुड बी हमारा आंसर। बोलो 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 51 आ गया, आ गया। तो इस तरीके से हमें आंसर करना होता है।
क्लियर है। अगर मैं तुमसे बेंजीन का पूछ लेता तो तुम बेंजीन का भी निकाल देते कि बेंजीन का 29 इंटू 3 होना चाहिए था, 87 होना चाहिए था, मगर होता कितना है, होता है हमारे पास 51। तो दैट मीन्स हमारे पास 36 किलो कैलोरी रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी किसकी, बेंजीन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन जल्दी से, आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में 29 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 58, तो इसमें कितने हैं 5, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 29 इंटू 5 होना चाहिए था, 145 होना चाहिए था, है कितना 94। तो बस इसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 51। तो इसका मतलब 51 एनर्जी कम है उस कंपाउंड की ऑलरेडी, मतलब दैट कंपाउंड इज ऑलरेडी स्टेबलाइज बाय 51 किलो कैलोरी। जब वो पैदा हुआ वो 51 कैलोरी कम पहले लेकर पैदा हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें रेजोनेंस था, रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबिलिटी। समझ में आ गया, है ना, है ना, है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट एक और एप्लीकेशन है रेजोनेंस की, और ये दो तरीके का होता है, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम याद रखने की निंजा टेक्निक क्या है कि जहां से वैलेंसी ओपन हो उस कंपाउंड पर अगर उस फर्स्ट एटम पर अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसका मतलब वो प्लस एम है। और माइनस एम निकालने की निंजा टेक्निक क्या है कि जहाँ से वैलेंसी ओपन हो रही है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है या पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब भी वेकेंट ऑर्बिटल ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ अकेला वेकेंट ऑर्बिटल लिखूंगा तो भी चलेगा, या फिर आपको ए डबल बॉन्ड बी कहीं देखने को मिल रहा हो वैलेंसी ओपन होकर, या फिर ए ट्रिपल बॉन्ड बी देखने को मिल रहा हो और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा हो, तो इसका मतलब माइनस एम इफेक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं NH2 का प्लस एम है कि माइनस एम, तो लोन पेयर धारी है तो प्लस एम है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं CH2 प्लस का कौन सा इफेक्ट है, तो वेकेंट ऑर्बिटल धारी है, इसका मतलब माइनस एम है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड NH, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो ये माइनस एम है। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला केस हो गया तो इसका मतलब माइनस एम है। तो प्लस एम और माइनस एम बहुत ही आसानी से, थैंक्स आ रहे, थैंक यू मेरे दोस्त। तो प्लस एम और माइनस एम निकालने की ये निंजा टेक्निक हो गई, सिर्फ ये देखना है। अब कोई भी आ जाए हमें आंसर कर सकते हैं हम। लेट्स से एन एग्जांपल ये आ जाए, अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ इसका प्लस एम है कि माइनस एम है, तो वैलेंसी ओपन हो रही है, इस फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है क्या, नहीं, इस पर है लोन पेयर, मगर उस पर तो पूछा ही नहीं, हम तो बात कर रहे हैं फर्स्ट एटम पर। फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है क्या, नहीं है। फर्स्ट एटम पर वेकेंट ऑर्बिटल है क्या, नहीं है। फर्स्ट एटम पर ए डबल बॉन्ड बी है क्या, हाँ है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है क्या, हाँ है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका माइनस एम इफेक्ट है। समझ में आ गया तुमको, माइनस एम और प्लस आई। प्लस आई क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज सभी प्लस आई होती है। समझ में आ गया। एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट वही है, आप जो है इससे कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की जा सकती है और इससे बेसिक स्ट्रेंथ भी की जा सकती है। वही एप्लीकेशन जो अपन इंडक्टिव में पढ़ के आए हैं। समझ में आ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब इसकी एप्लीकेशन एक साथ अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ये भी प्लस एच होता है और माइनस एच होता है ना। प्लस एच में हमारे पास दो तरीके का होता है, ये होता है हमारे पास पाई बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज के बीच में, और ये होता है हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल, और ये होता है हमारे पास सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई के बीच में। ये बताता है किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन या एल्काइन, और ये बताता है हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो दो, अगर मैं प्लस एच की बात करूं तो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी के काम आता है और एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने के लिए भी काम आता है। तो एल्काइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का काम होता है। लेट्स से एन एग्जांपल कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास और ये है हमारे पास, तो हम कहेंगे इसमें नो अल्फा एच है। अल्फा एच मतलब पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाले कार्बन पर कितने एच हैं वो काउंट करना है। पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाले कार्बन पर नो अल्फा एच है। यहाँ पर अभी मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ, 6 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, तो स्टेबिलिटी ऐसा। एल्कीन का स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल हमसे पूछ लिया जाए, ये है और ये है, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो हम कहेंगे इसमें 6 अल्फा एच है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर के बाजू में sp3 कार्बन पर प्रेजेंट एच, तो हम 6 अल्फा एच और यहाँ पर कितने 3 अल्फा एच, तो आंसर ऐसे करेंगे। सर मैं दिस सूट्स और सर जियो सर अगेन। बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन अगर हमसे पूछा जाए तो यही पूछा गया था कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कार्बन और कार्बन sp2 के बीच की लेंथ होती है
उससे लेंथ ये थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या आता है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। सवालों से समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा। तो सवाल ये है कि मुझे बताओ कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज इन पर अटैक करना चाहे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे कहाँ मिलेगी, 1 2 3 4 पर। मुझे बताओ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 क्या दिखा रहा है, +H दिखा रहा है, क्योंकि वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मुझे बताओ जल्दी से कि कौन जो है ये +H दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ेगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक ज़्यादा करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होने वाला है, ज़्यादा होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। बोलो 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 बोलो। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा जहां पर H ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होगा। तो वन बेंजीन, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, देन दिस, सॉरी देन दिस, देन दिस एंड लास्टली दिस। तो आंसर होगा पहला, फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, और फिर होने वाला है थर्ड। तो आंसर कौन सा है ऐसा मेरे भाइयों, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। तो यस, H देखकर अपन आंसर कर सकते हैं, है ना। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और भी डिटेल में जा सकते हैं, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी का उल्टा कर दियो। लेट्स से एग्जांपल ये आ जाए हमारे पास, तो यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 12, यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 9, यहाँ कितने हैं, 6, यहाँ कितने हैं, 3। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंबशन करना है तो नंबर ऑफ कार्बन तो ज्यादा होने ही चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। लेट्स हैव एन एग्जांपल, लेट्स हैव एन एग्जांपल, एंड देन कार्बन का सेम हो तो 1 स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली हीट ऑफ कंबशन, मतलब एनर्जी क्या होगी कंबशन के बाद, कम रिलीज होगी, क्योंकि कंपाउंड कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो तुम कहोगे 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन वाला पहले देखेंगे। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, अब मुझे बताना, ये बहुत ब्यूटीफुल सवाल है और इसका कारण भी लिखना चैट बॉक्स में, तब मैं समझ पाऊंगा कि तुम प्रो हो गए हो जीओसी में। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ए और बी में से। अगर तुम इसका आंसर कर पाए तो इसका मतलब तुम प्रो हो जीओसी में। मैं इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन। और अगर इसका आंसर तुम विद रीजन कर पाए तो आई रियली अप्रिशिएट। सर डर, ये क्या है सर डर। अगर तुम यहां देखोगे तो तुम समझ पाओगे। पहले देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। फिर देखेंगे 1 स्टेबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका एचओसी कम होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ। 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल। हमको स्टेबल नहीं चाहिए, हमको स्टेबल नहीं चाहिए, हमको चाहिए अनस्टेबल। तो दैट मीन्स ए इज अनस्टेबल, तो उसका एचओसी क्या होगा, ज्यादा। बहुत ही खास सवाल है, मेरे दिल के करीब, है ना। जल्दी से मुझे बताओ, चलो ये तो हो गया। इस सवाल की बात करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 ब्यूटीन। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन 30 किलो कैलोरी दे रखी है, तो 1,3 ब्यूटाडाइइन की कितनी होगी। अभी रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करके आए थे, बस उस पर भेजते। बहुत ब्यूटीफुल सवाल है मेरे दोस्तों। मैं तुमको ये बता दूं, अगर मान लो ऐसी होती तो अगर इसका 30 है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो इसका 60 होता। एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट कराने में 30 किलो कैलोरी रिलीज हो रही है, तो 2 में कितना होता, 60। तो इसका कितना होएगा, 60 से थोड़ा सा, 60 से थोड़ा सा, 60 से थोड़ा सा कम। यस, क्योंकि इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो कुछ एनर्जी ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है कंपाउंड, तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी कम। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस सवाल की छोड़ते हैं,
हम बात करते हैं, अब आते हैं इन सवालों पर दोस्तों। मैं इन सवालों का इंतजार कर रहा था तुम लोगों के लिए। तो मुझे बताओ, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी अगर आपको देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, तो दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना माइनस आई याद रखा था अपन ने, तो माइनस एम, फिर उसके बाद माइनस एच, फिर उसके बाद माइनस आई, ये आपको देखना है, फिर प्लस आई, फिर प्लस एच, और फिर प्लस एम। एसिडिक स्ट्रेंथ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। जल्दी से बी, बी बहुत सारा आंसर आ गया, बी डिक्रीजिंग एसिडिटी। Cl का माइनस आई होता है दोस्तों, ये तो गहरी बात है। इसका प्लस एच होता है, ऑर्थो और पैरा पर लगता है इफेक्ट। इसका माइनस एम होता है और इसका हमारे पास प्लस एम होता है। तो हमें सबसे पहले तो माइनस की बात कर लेनी है, तो माइनस एम इज बेटर देन दी हाई। मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा पावरफुल होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव। सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। डांसिंग रेजोनेंस वगैरह मैंने इसमें शामिल नहीं किए अभी, क्योंकि इतना सारा एक साथ नहीं किया जा सकता मेरे दोस्तों, मेरी बात भी तो तुमको समझनी पड़ेगी। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अरे यार तुम लोग तो प्रो हो चुके हो कतई। एनएसईसी में सवाल आया 2005 में कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है, क्या तुम इसका आंसर कर पाओगे? पीरो, यू आर पीरो, वेरी गुड, यू आर प्रो। याद रखना, एसिड एसिड होता है दोस्तों, फिनॉल होता है, एल्कोहल एल्कोहल होता है ना। एसिड का मुकाबला एल्कोहल से नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो तुम। एल्कोहल जो है वो कम एसिडिक होता है कंपेयर टू दी एसिड्स। नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम ग्रुप माइनस एम इफेक्ट लगेगा। तो पैरा नाइट्रो है तो इसका मतलब माइनस एम है और बेंजोइक एसिड और है। मेटा पर हमारे पास हमेशा कैसा लगता है, माइनस आई, मगर बेंजोइक एसिड है, फिर बेंजोइक एसिड और लास्टली फिनॉल। समझ में आ गया तुमको? तो आंसर क्या होने वाला, सी फॉर आरे खेल खटा। अरे यार तुम लोग तो एकदम प्रो हो, प्रो, गजब। इस सवाल को छोड़ते हैं, ये वाला सवाल है, ये बहुत ब्यूटीफुल सवाल है ना, मेरे दिल के करीब है। अगर इस सवाल का जवाब तुमने दे दिया तो इसका मतलब ये फिर से प्रूव करेगा कि तुम ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मदद लेने आए हो, तुम्हें पहले से ही मुझसे ज्यादा आता है। अगर इस सवाल का जवाब तुमने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा। और अगर इस सवाल का गलत जवाब दिया तुमने, लोवेस्ट पीकेए, लोवेस्ट पीकेए का मतलब होता है pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, और Ka का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो लोवेस्ट pKa मतलब हाईएस्ट Ka, हाईएस्ट Ka मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हाईएस्ट होना, मतलब हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है। तो इन चारों में से सबसे तगड़ा एसिड कौन सा है, इसके बारे में तुमको जानना जरूरी है। और मुझे अभी तक एक भी सही आंसर नहीं मिला है, इसका मतलब अभी आप प्रो नहीं हुए हैं और अभी मुझसे ज्यादा नहीं सीख पाए हैं तुम। तो यहां पर अगर मैं तुमसे कह दूं तो हेलोजन के केस में ClBrF इक्वल्स टू आई, ये ऑर्डर होता है जो आपको फॉलो करना होता है ऑर्थो और पैरा पर। तो आपका आंसर C भी हो सकता था, D भी हो सकता था, मगर Cl का ओवरऑल इफेक्ट F से बहुत ज्यादा होता है, तो सिर्फ SH ने ये आंसर दिया है। तो D फॉर क्या होने वाला है, दिल्ली। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको फिर GOC के माइक्रो कोर्सेज में आना चाहिए, जो कि शुरू होने वाले हैं। आप चाहेंगे ऐप पर तो आपको दिख जाएगा। तो इसका मतलब अभी GOC में बहुत कुछ सीखना बाकी है दोस्तों। GOC एक आत्मा है जो हमें ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाती है और आपको सब कुछ सिखाएगा। तो अगर आप GOC में अभी प्रो नहीं है तो आपको ज़रूरत है उन लेक्चर्स की जो आने वाले हैं, है ना। अब कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक वालों की, क्योंकि एसिड वाले नाराज हो जाएंगे, वरना मतलब बेस वाले नाराज हो जाएंगे कि यार सिर्फ एसिड बेस एसिड वाले ही बात कर रहे हो और बेस वाली तो बात ही नहीं करी आपने। तो हम नहीं चाहते कि हमारी बेसिक स्ट्रेंथ वाले सवाल हमसे नाराज हो जाएं, तो कुछ बेसिक स्ट्रेंथ वाले सवाल भी ले लेते हैं ताकि 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 कोई नाराज ना हो हमसे, है ना। तो ये रहा हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल। अब इसमें क्या है, सब कुछ आ जाएगा, है ना। अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय देना, ये वाला। यस, मैं चाहता हूं ये सवाल आप करें। अगर आप ये सवाल करते हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप कोई नहीं, फिर भी
बस 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 एक दो सवाल और कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोन पे डोनेटिंग। लोन पे डोनेटिंग, डोनेटिंग का मतलब है जब डोनेटिंग की बात हो रही है इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई। इसके बारे में बात कर चुके हैं। हम ये भी जानते हैं कि लोन पे डोनेटिंग एबिलिटी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम से कम चाहिए हमको, और हम ये भी जानते हैं कि परसेंटेज एस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp से कम होती है। बोलो 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 बोलो। तो ये नाइट्रोजन है, sp2 है, ये नाइट्रोजन sp3 है। तो इन दोनों में से लोन पेयर डोनेटिंग एबिलिटी सेकंड की ज़्यादा होगी देन दी फर्स्ट। ये लोन पेयर डोनेट करना क्राइम है, इट इज़ गोइंग इनटू रेजोनेंस, रेजोनेंस में जा रहा है तो ये डीलोकलाइज्ड है, अवेलेबल ही नहीं है। और ये तो भाई साहब इस ये कंपाउंड ये जो लोन पेयर है वो इसकी आत्मा है। इन द सेंस दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, दिस इज रीजन ऑफ एरोमेटिसिटी, दिस इज रीजन ऑफ एरोमेटिसिटी, रीजन ऑफ एरोमेटिसिटी है दोस्तों। तो ये तो डोनेट हुआ तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो ये लोन पे डोनेट ही नहीं करने देगा। बोलेगा नहीं भाई साहब एरोमेटिसिटी जो है मैं लूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना लोन पर कतई नहीं दूंगा। तो सबसे तेज देने की इच्छा किसकी होगी, सेकंड की। तो ये नंबर 1। फिर ये भी sp2 है और ये नाइट्रोजन भी sp2 है, क्योंकि लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है तो इसका मतलब वो तो पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रेजोनेंस। तो सेकंड ये होने वाला है, sp2 है मगर पार्ट ऑफ रेजोनेंस नहीं है। ये sp2 है मगर पार्ट ऑफ रेजोनेंस है, रेजोनेंस का पार्ट है मगर एरोमेटिसिटी का कारण नहीं है। ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का कारण है तो डोनेट ही नहीं होगा। इसका मतलब थर्ड एंड देन दिस इज फोर्थ। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन? हमारे पास सी होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत ही क्विक वाला रिवीजन। बाकी बातें हम करते रहेंगे अगली क्लास में अगर आप चाहें तो, है ना। अब मुझसे कोई और बात करना चाह रहा है तो मैं बात कर सकता हूं दोस्तों। अगली क्लास हमारी आइसोमेरिज्म पर आने वाली है एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सारी रिएक्शंस के टाइप्स आपको पता लगेंगे उस क्लास में। अगर कुछ बात करनी है तो मेरे से बात कर सकते हो अगले 2-3 मिनट में। अरे मैंने देखा है पूरी क्लास में तुमने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। NICHNMYBDRSK80 बहुत 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 मजा आया आप लोगों के साथ, है ना। ये तो बहुत बढ़िया सेशन था, आई लाइक इट। आप लोगों ने भी पसंद किया हुआ एक मिनट। हाँ माइक्रो कोर्सेज आ गई है, देखना अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। माइक्रो कोर्सेज शुरू होने वाला है, जीओसी के 5 लेक्चर उसमें रहेंगे। अगली क्लास हमारी जो है वो आइसोमेरिज्म और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की होने वाली है। हाउ टू रिवाइज, उस कैसे जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, ये सारी कहानी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तब आपको पता लग जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस में आपको बता दूंगा, है ना। थैंक यू आर यू, थैंक यू मेरे दोस्त। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों थैंक्स अ लॉट एंड कीप लर्निंग विद अमेज़ॉन। और मेरे हिसाब से अब चलना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा सेशन ये हुआ और सब ने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट किया। इसी तरीके से अपन चलते रहेंगे और हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। इसी तरीके से सीखते रहें, जहाँ से भी ज्ञान मिले अर्जित करते रहें मेरे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.